आदाब, सत श्री अकाल। तमाम दर्शकों का स्वागत है उनके हड्डी लजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शादमा हसन। दर्शकों, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा हमारे पैरों के नीचे ही होते हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, आप तो जानते ही हैं कि मंजिल भले ही दूर हो, ऊंची हो, सपने हमारे कितने भी बड़े हों, उन तक पहुंचने का जो रास्ता होता है ना, वो हमारे पास ही होता है। बस ज़रूरत होती है हमें देखने की और अपने पैरों को ना थकने देने की और अपनी नज़रों को मंजिल से ना हटाने की। जी हाँ दर्शकों, भले ही उस मंजिल तक पहुंचने में हमारे पास हो सकता है बहुत सारी समस्याएं आएँ, उन समस्याओं से घबराइएगा नहीं, बल्कि समस्याओं का आना तो एक इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है। हमें अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ थोड़े बहुत बदलाव करके वहां तक पहुंचने के लिए ही ये समस्याएं आती हैं, ताकि हम कुछ एक नए एंगल से सोचें और आगे बढ़ें। और जब आगे बढ़ने की बात आती है ना दर्शकों, तो आप तो जानते ही हैं कि जो विचार होते हैं, जी हाँ, हमारे बुजुर्गों के जो विचार होते हैं वो हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें सकारात्मक रखने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इसलिए तो हमारी ये कोशिश होती है कि हर सुबह हम आपको मोटिवेट कर सकें, आपको सकारात्मकता से लबरेज रख सकें। इसलिए हमारा पहला सेगमेंट होता है अनमोल वचन का, जिसमें हम शामिल करते हैं हमारे बुजुर्गों के कथनों को, उनके विचारों को। तो आइए बिना विलंब किए करते हैं आगाज हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनमोल वचन के साथ। महात्मा गांधी ने कहा था, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। आपको बता दूं दर्शकों कि किसी का किया एहसान भूलो मत और अपना किया एहसान कभी याद मत करो। जी हाँ, कुछ इसी ढर्रे पर इनका जीवन चलता है और समाज में कुछ बदलाव लाने की इनकी जो कोशिश है, इनकी जो चाहत है, इसी ने इन्हें समाज सेवी बना दिया। और बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें ईश्वर चुनते हैं इस महान काम के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए ईश्वर ने इन्हें चुना है। जी हाँ, तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं और जानते हैं आज अपने बेहद ही खास मेहमान के बारे में। आपको भी बताऊंगी और बहुत सारी बातें हैं जो इनसे करनी है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं अपने विशेष मेहमान का। आप हैं विश्वजीत दीपांकर, आप एक समाज सेवी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। धन्यवाद। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि समाज में कुछ बदलाव लाने की आपकी चाहत, समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की आपका जो उद्देश्य है, उसने आपको समाज सेवी बना दिया। कैसे शुरू हुआ आपका ये सफ़र? कब आपने सोचा कि मुझे समाज में कुछ बदलाव लाना है और समाज सेवा से आप जुड़ गए, ये जानना चाहूँगी। मेरी मान्यता है कि हर इंसान अपने पारिवारिक माहौल से कुछ सीखता है और मुझे बहुत गौरव है कि मेरे जन्म के बाद मैंने अपने परिवार में उस माहौल को देखा है। हमारे परिवार के लोग सब लोग व्यापार में थे, लेकिन उस समय भी मेरे दादाजी ने अपने इलाके में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और कॉलेज की स्थापना की। जब शिक्षा का बहुत अभाव था, आम लोगों के बीच में सरकारी स्कूल भी कम थे, उस समय हमारे दादाजी ने ये शुरुआत किया था। और बाल अवस्था से मैंने देखा है कि दादाजी के बाद पिताजी भी चिंतित रहते थे। बाहर कलकत्ता में कारोबार था हम लोगों का, लेकिन वो जब आते थे तो उनको इन सब चीज़ों की बड़ा ये रहता था कि स्कूल कैसा चल रहा है, कॉलेज कैसा चल रहा है, गांव के बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग जब छुट्टियों में आते थे तो पिताजी गांव घूमते थे, जबकि उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन आसपास के गांव जा कर के लोगों को प्रेरित करते थे कि बच्चों को शिक्षा के लिए भेजो, स्कूल इन्हीं के लिए खोले हैं। और फिर जैसे जैसे देश का विकास हुआ, राज्य का विकास हुआ, वो सारे स्कूल सरकारीकरण हो गए। और मुझे लगता है कि मूल रूप से वहीं से हम लोगों को ये प्रेरणा मिली, दादाजी से, पिताजी के बाद ये प्रेरणा मिली कि आदमी अपना काम करे। कैरियर के साथ आप जब कैरियर में सफल होते हैं, आप जब कुछ करते हैं, तब आप किसी को कुछ देने की स्थिति में होते हैं। और आज के दिन में आप जितने सफल हैं अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने व्यापार में, उसके बाद आप समाज को कुछ दे सकते हैं।
तो मूल रूप से पिताजी से, दादाजी से ही ये हमको मिला। कह सकते हैं कि बचपन में ही इस चीज़ की नींव आपके अंदर पड़ गई और समाज के दर्द को, समाज को काफ़ी नज़दीक से देखने का आपको एक मौका मिला। जरूर जरूर। जिसमें बहुत बड़ा रोल कह सकते हैं कि आपके दादाजी और पिताजी ने निभाया। क्या बात है। अगर वर्तमान की बात करूं तो किस तरह से आप समाज को जागरूक करते हैं? जैसा कि आपने बताया था मुझे कि आप हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, शिक्षा के लिए भी लोगों को जागरूक करते हैं, तो आज वर्तमान की क्या स्थिति है, किस प्रकार आप लोगों को जागरूक करते हैं? जैसे अभी मैं आपको बता दूं, हमने बीबीए करने के बाद जॉब किया एज ए मार्केटिंग कंसल्टेंट। हमने 5-6 साल दिल्ली में काम किया। उसके बाद जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया तो सबसे पहले हम लोगों ने एक अंग फाउंडेशन बनाया। अंग फाउंडेशन के माध्यम से अभी ITI कॉलेज चलाते हैं हम लोग, और उस ITI कॉलेज में 50% सीट, मतलब 50% सीट अपने स्थापना काल से हम SC/ST बच्चों को देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट SC/ST बच्चों को देते हैं, और बिहार सरकार से कोई अनुदान नहीं लेते हैं उसका। बिहार सरकार से कोई अनुदान आज तक हमारे इंस्टीट्यूशन ने नहीं लिया। ये सारी व्यवस्था जो 50% बच्चों से फीस लेते हैं उनसे इन बच्चों का मेंटेनेंस करते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट में 20-22 लोग हैं, वहाँ एम्प्लॉइज़ हैं, और वहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं उनको मैंने ये निर्देशित कर रखा है कि इस इंस्टीट्यूशन से हमको या मेरे परिवार को कुछ नहीं चाहिए। ये इंस्टीट्यूशन अपना संचालन एक स्वयं सहायता समूह के रूप में करे, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैंने उस कॉन्सेप्ट को वहाँ इम्प्लीमेंट किया और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। क्या बात है, और बहुत ही सराहनीय कदम मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि बहुत ही आपने शिक्षा का जो अलग जगाया है, चाहेंगे कि ऐसे ही चलता रहे। बात करेंगे आपके हेल्थ के कैंप के बारे में। आपने बताया था कि आप सेहत को लेकर भी काफ़ी सजग रहते हैं, लोगों में, समाज में सेहत के लिए, उनके हेल्थ के लिए अवेयर करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो किस प्रकार ये कार्य होता है? ऐसा है शादमा जी कि अभी भी बिहार के सुदूर गांव में, ये आपको भी पता है और हम सब लोगों के संज्ञान में है, कि जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है वहाँ डॉक्टरों की जो उपस्थिति है, पोस्टिंग भी कम है, एक आध डॉक्टर हैं वहाँ, और आज भी लोगों को इलाज के लिए, प्राथमिक इलाज के लिए, आज भी गांव घर में लोगों को ये नहीं पता है कि उनको शुगर है। नॉर्मल सी बात, हम शुगर पे हम लोग जो काम करते हैं, आम लोग दैनिक जीवन में हैं, उनको ये एहसास नहीं कि शुगर एक रोग है। शुगर से कितनी प्रकार की व्याधियाँ, कितना प्रकार का रोग हो सकता है, ये आम लोग के संज्ञान में नहीं है। और हम लोगों ने 2010 से ये परंपरा शुरू की। साल में 2 बार हम लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं, और शुगर, BP, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन क्या है कि लोगों में अज्ञानता है, इस रोग के प्रति बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि साल में 2 बार हम लोग ये सिलेक्शन करते हैं कि 3 पंचायत, 6 पंचायत में एक हेल्थ कैंप लगवाएं। और शुगर, BP के बाद जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, मायागंज हॉस्पिटल का हमेशा हमको मदद मिला है। एम्स के कई डॉक्टर हमारे हेल्थ कैंप में आए हैं, दिल्ली एम्स के, ठीक है। तो ये इन लोगों का आना, और जो प्राथमिक चीज़ है, ये कई लोग कहते हैं कि दीपांकर जी ये हेल्थ कैंप भीड़ है, 3500 लोग आए। अभी जैसे हाल में हमने पिछला जो हेल्थ कैंप लगाया था 29 मई को लगाया था, मेरे पापा की जन्म जयंती है, उस दिन लगाया था, तो 3300 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब कोई सीनियर डॉक्टर आकर के पेशेंट को प्राथमिक ये देखता है तो उसको उसके रोग की भयावहता का पता चलता है। वो अच्छी तरीके से ये बता सकता है कि देखिए अब आपको क्या है कि यहाँ से आगे चल के मायागंज जाना है, मायागंज हॉस्पिटल जाना है, PMCH जाना है, IGMS जाना है, आपका जो रोग है, ये जो आप लोकल डॉक्टर से कर रहे हैं, ये नहीं संभव है। तो हमने कई लोगों को देखा है जिनको वहाँ के मेरे हेल्थ कैंप पे ये पता चला कि आपका BP तो 500 है, भाई आपका शुगर 450 है।
लोग मस्त हैं, लोगों को लग रहा है कि कमजोरी है, खान पान का अभाव है, जबकि खान पान का नियंत्रण ही बीपी का पहला, शुगर का पहला ये है। तो इन गतिविधियों से हमने कई लोगों को, जब हेल्थ कैंप लगता है तो हम लोगों ने महसूस किया है कि कई लोग इसके अभाव में हैं, और जब वो लोग बाहर आते हैं तब उनको पता चलता है, जब उनका जांच होता है तब उनको पता चलता है कि ये रोग कितना भयावह रूप ले लिया है मेरे शरीर में। तो हमको लगता है कि इस तरह का जो हेल्थ कैंप है ये बहुत बेहतर है, और सरकारी स्तर भी अभी हम बताते हैं आपको कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी ये परंपरा शुरू की है। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेंद्र में ये परंपरा शुरू की है कि सप्ताह में एक दिन हेल्थ कैंप लगेगा। उस जिले के सारे बड़े डॉक्टर आएंगे और लोगों को सेवा देंगे, और हेल्थ कैंप की ये परंपरा और बहुत सफल है। मतलब ये आम लोगों में बहुत, मतलब माना आम लोग अब तो हमारे हेल्थ कैंप का इंतज़ार करते हैं लोग कि पहले एक बार यहाँ जांच करवा लेंगे फिर बाहर जाएंगे। हेल्थ कैंप्स में किस तरह के लोग आते हैं, मतलब किस तरह की परेशानियों से वो दो चार होते हैं, कौन सी बीमारी से वो ज़्यादा ग्रसित होते हैं? क्योंकि आपका जो हेल्थ कैंप होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, वो ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूर इलाकों में होता है, तो किस प्रकार लोग वहाँ पर किन तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मैं पंचायती राज व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं बांका से जिला पार्षद भी हूँ, और पंचायती राज व्यवस्था की जो सबसे छोटी इकाई है वार्ड मेंबर, तो हम कहीं भी हेल्थ कैंप लगाने के पहले उस ब्लॉक के हर एक वार्ड मेंबर से एक मीटिंग करते हैं। चूँकि आज भी गांधी की जो कल्पना थी पंचायती राज, उसमें आम लोगों के लिए वार्ड मेंबर सर्वसुलभ होता है। चूँकि बड़ी छोटी इकाई है पंचायती राज व्यवस्था की, और उस वार्ड मेंबर को अगर कोई वार्ड मेंबर जिम्मेदार है तो उसको हर एक घर का पता रहता है कि कहाँ किस तरह का पेशेंट है, कहाँ किस तरह का रोगी है, और हर आदमी अपनी पहली समस्या उन्हीं को बताता है। सहज सुलभ है, चूँकि भाई मोहल्ले का एक ये है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रतिनिधि है, तो लोग उनको शेयर करते हैं। हम लोग कहीं भी हेल्थ कैंप लगाने के पहले वार्ड मेंबर की मीटिंग करते हैं, और अगर 100 वार्ड मेंबर को आमंत्रित किए तो 50 आए। 50 लोगों को कहते हैं भाई हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं और इस विभाग के डॉक्टर आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए भागलपुर के जो बड़े डॉक्टर हैं, जहाँ के हर बांका भागलपुर के लोग जाते हैं भागलपुर, जब उन डॉक्टर का नाम हम बताते हैं कि ये आ रहे हैं आपके पंचायत में, आपके ब्लॉक में, तो एक तो उनको आकर्षण होता है इस बात का कि अभी जाएंगे हम तो 500 रुपया खर्चा है, 500 रुपया फीस है उनका, ये बड़ा नाम डॉक्टर आ रहा है तो ये मेरे लिए ज़्यादा सहज सुलभ है। और उनके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ साधमा जी कि एक एक वार्ड से मैंने जो जागरूक वार्ड मेंबर हैं वहाँ से मैंने लोग 100 लोगों को भेजते हैं। कई वार्ड मेंबर अपने साधन से वाहन का व्यवस्था करते हैं। उनको लगता है कि हम जहाँ तक कर सकें वो करें, और यही कारण है कि किसी भी हेल्थ कैंप में 3000 से कम लोग नहीं आते हैं। जितने मेरे डॉक्टर मित्र भागलपुर मेडिकल कॉलेज के जो HOD हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, वो लोग जब भी जाते हैं तो कहते हैं दीपांकर जी हम लोग भी लगाते हैं, IMA भी हेल्थ कैंप लगाती है, लेकिन इस तरह का भीड़ नहीं आ पाता। इस तरह का उसका एक मूल कारण है कि हम एकदम वार्ड मेंबर से जुड़ते हैं और वार्ड मेंबर को कहते हैं कि आप अपने लोगों को भेजिए, तो इसके कारण भीड़ बहुत होता है। और दूसरा क्या है कि छोटे स्तर से आप कार्य को शुरू करते हैं। बिल्कुल, मतलब ये क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था ने तो आपको एक ताकत दिया है। दूसरा क्या है कि अभी एक जीविका समूह चल रही है, बिहार सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह। जीविका दीदी से भी हम लोग संपर्क करते हैं। जीविका दीदी को हर महिला का, हर घर के महिला का ये पता रहता है कि किस महिला को किस तरह का रोग है, तो वो बताती हैं कि आप जाइएगा वहाँ तो इतना आपको महंगा पड़ेगा, वो डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं, वो महिला डॉक्टर आ रही हैं, आप चलिए। वार्ड में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ जो सेविका सहायिका हैं वो हर बच्चे से जुड़े हुए हैं, हर बच्चे आते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में। और सरकार की
इन विभागों का सदुपयोग करके, जबकि हम लोग कोई सरकारी कैंप लगाते नहीं हैं, लेकिन क्या है कि हर इंसान के मन में समाज सेवा का एक भाव रहता है, चाहे कोई आंगनवाड़ी सेविका हो, कोई जीविका दीदी हो, कि कोई वार्ड मेंबर तो समाज सेवा के कारण ही प्रतिनिधित्व करता है उसका। तो सबके मन में ये भाव रहता है कि लोगों की मदद कर दें, और अगर सिर्फ संवाद से, सिर्फ जानकारी साझा करने से किसी का भला होता है तो और अच्छी बात है। तो हम ये महसूस करते हैं कि जीविका जितने समूह हैं उस पंचायत में, जीविका समूह का, उनकी दीदियों का, आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका सहायिका दीदी का, वहाँ के वार्ड मेंबर का जो मदद मिलता है, वो बिना प्रचार प्रसार के, बिना होर्डिंग लगाए, बिना पेपर में बड़ा विज्ञापन दिए अच्छे लोगों की समूह आती है और सही लोग आते हैं। तो इसका बहुत फ़ायदा है। पंचायती राज व्यवस्था से लेकर के जितनी छोटी इकाइयां हैं उनका सदुपयोग करके, अब तो सरकार ने भी जीविका दीदी के माध्यम से सरकार की योजनाओं का जो ये प्रचार प्रसार है जीविका दीदी के माध्यम से लोग करना शुरू किया है। क्योंकि आज भी गांव में पेपर का या टीवी का उस तरह का शोर नहीं है। तो ये जब आदमी 1 to 1 बात करता है, किसी योजना के बारे में बताता है, जैसे अभी आपको बताते हैं, बहुत खूबसूरत योजना है मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, बहुत दिनों से चल रही है। मुख्यमंत्री सहायता कोष हेल्थ डिपार्टमेंट का है, प्रधानमंत्री सहायता कोष है हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड रोगों के लिए। कई लोग इलाज में ज़मीन बेच करके इलाज करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि 2008 से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना को लागू किया। सिंपल सा बात है कि आपको एक फॉर्मेट भरना है, आप जहां अपना ऑपरेशन करना चाहते हैं वहां का एक कोटेशन मिलता है डॉक्टर से कि भाई हम सरकार से सहायता राशि लेना चाहते हैं सर, हमको एस्टीमेट बना दीजिए। एक एस्टीमेट है, और हेल्थ डिपार्टमेंट सप्ताह में 2 दिन उसकी मीटिंग करती है। मतलब कोई सोमवार को वो फॉर्म जमा करता है तो मंगलवार को सैंक्शन हो जाता है, और वो पैसा जिस हॉस्पिटल में, जहां सरकारी हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं, डायरेक्ट वहीं खाता में चला जाता है। और जब आप आके कहते हैं कि सर हमको मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा मिला है सर, मेरा देखिए पैसा आ गया होगा, तो अब क्या है कि जो बजट आपको 2.5 लाख रुपया था, बिहार सरकार ने आपको 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया तक मदद किया, तो अब 1 लाख रुपया आपको देना है। तो कई ऐसी जानकारियां हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं सरकार की। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में जो ये आशा कार्यकर्ताओं का ये हुआ है, अब कल एक शख्सियत ने हमको फ़ोन किया कि दीपांकर जी, हम आर्थिक हालत मेरी अच्छी नहीं है और मेरी मिसेस प्रेग्नेंट हैं, तो हमको कुछ मदद कीजिए। हम बोले भाई सरकार मदद कर रही है आपको? तो मतलब भैया हम नहीं समझे, हम तो पहला जो मेरी बच्ची हुई थी तो हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे। हम लोग क्यों गए थे? अब तो सरकारी हॉस्पिटल में आशा कार्यकर्ता हर वार्ड में है, वो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको वो हॉस्पिटल ले जाएं और वहाँ अच्छी तरीके से उनकी डिलीवरी हो, और उसके बाद सरकार पैसा भी देती है। मतलब उसके बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए कि सरकार पैसा भी देती है। तो ये क्या है कि सरकार की भी योजनाएं हैं और हम सबका भी ये है, एक भाव है कि जो सरकार की योजनाएं हैं लोगों तक पहुँचे, और इसके कारण कई लोग फ़ायदा ले रहे हैं और बहुत मतलब संतोष है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी लाभकारी योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ यदि हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर एक और मेरा आपसे सवाल था कि जब आप हेल्थ कैंप्स लगाते हैं तो किस तरह के पेशेंट्स आपको देखने को ज़्यादा मिलते हैं? जैसे सिंपल सी बात है कि हेल्थ कैंप में कोई बड़ा जांच नहीं हो सकता जी। किसी भी हेल्थ कैंप में कोई बड़ा जांच नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी मशीनें हैं या इस तरह का जांच नहीं हो सकता। तो वहाँ एक नॉर्मल सा बीपी का, शुगर का ये जांच होता है जो तत्क्षण आप बता सकते हैं पेशेंट को। और हेल्थ कैंप में अभी हम लोगों ने बांका जिला प्रशासन की मदद से ये पहली बार ये परंपरा शुरुआत की थी कि वहाँ आपका टेस्ट हो जाएगा और रिपोर्ट आप 2 दिन के बाद वहाँ के सदर हॉस्पिटल से या जो ब्लॉक में हॉस्पिटल है वहाँ से आप कलेक्ट कर सकती हैं। जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ से हमने ये पहली बार ये परंपरा शुरुआत की। लेकिन दिक्कत क्या है उसमें कि पेशेंट यहाँ ब्लड का सैंपल दे दिया, जब 2 दिन के बाद वो रिपोर्ट आता है तो कोई लेने नहीं जाता।
कोई लेने नहीं जाता, और सरकारी महकमा से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक तो फ्री में जो जांचें बिहार सरकार करा रही हैं, फिर वो रिपोर्ट आप तक पहुँचे। तो इसीलिए तत्क्षण अभी मतलब आम लोगों का क्या भाव है कि अभी हमने जांच किया, अभी क्या है वो बताइए हमको। तो ये बीपी शुगर जो है वो तत्क्षण आप बता सकती हैं, उसकी मशीन है, तुरंत जांच होती है, बता दिया जाता है शुगर का, बीपी का। लेकिन और सब जांच अभी हमने जिला प्रशासन के माध्यम से किया था, लेकिन उसमें एक समस्या ये आई कि जांच रिपोर्ट जब 5 दिन बाद आया तो किसी पेशेंट की अपनी मन स्वास्थ्य के प्रति कितनी लापरवाही है कि लोग मतलब जांच कराएं फिर गए नहीं, वो रिपोर्ट ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। वहाँ के जो हेल्थ मैनेजर हैं उन्होंने कई बार फ़ोन किया कि सर लगभग 500 लोगों का अलग अलग जांच करवाया गया सर, मुश्किल से 5 लोग आए सर उसमें। तो हम लोग जो कोई भी हेल्थ कैंप में, मेरी अपनी मान्यता है कि इस तरह का जो प्राथमिक इलाज है वही संभव है। मतलब आपको ये जानकारी मिल सकती है, उसके बाद आपको तो जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स हैं या ज़िले में सदर हॉस्पिटल हैं वहाँ ही भेजना पड़ता है। जी हाँ, बेशक कहना चाहूँगी दर्शकों की कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी भी बनती हैं अपने सेहत के प्रति। इसलिए जब कभी आप हेल्थ कैंप्स में जाएं और आपको रिपोर्ट मिलने में 2-3 दिन का समय लगे तो अपनी रिपोर्ट के बारे में ज़रूर जानें, जाकर वहाँ देखें कि क्या कुछ है, तब जाकर आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, वरना हो सकता है कि कहीं देर ना हो जाए। ये तो बातें हुई आपकी हेल्थ कैंप से जुड़ी हुई। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आज भी अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। जब कोई उनको परेशानी आती है तब वो सोचते हैं कि शायद मुझे कुछ बीमारी है या कुछ तकलीफ़ है। चलिए आगे बढ़ूंगी। और चूँकि आपने बताया था कि बचपन में ही आपने अपने दादा और पापा जी के साथ समाज सेवा के भाव को देखा, समाज सेवा से जुड़े, तो चाहूँगी कि बचपन की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा यादगार लम्हा जो उस वक्त आपने महसूस किया हो और आज भी वो आपके जहन में हो, वो हमारे साथ साझा करें। हम लोग बेसिकली CMS हाई स्कूल है भागलपुर में, वहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन किया है। और हमारे प्रिंसिपल थे सेंट जोसेफ। तो सेंट जोसेफ साहब एक बार 8th क्लास में हम लोगों का एक डिबेट कार्यक्रम था, समाज सेवा में कैरियर, मतलब 8th-9th के बच्चों के लिए एक ऐसा विषय जहाँ की आकर्षण कम रहता है लोगों को। और मैं आपको बता दूं कि उसमें 2 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया था, हम 2 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया था। और उस समय सेंट जोसेफ सर को बड़ा ये लगा और बाद में उन्होंने हम लोगों को अपने चैम्बर में बुला करके इस मुद्दे पर बात किया था कि समाज सेवा के बारे में क्या समझते हो, किसको समाज सेवा कहते हो 8th-9th के बच्चों के लिए। तो एक तो सेंट जोसेफ सर का जो कैरियर था, उन्होंने शादी नहीं की और पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में बिता दिया। और अभी हाल के वर्ष में उनका देहांत हुआ है। मैं गया था और मैंने उनसे भी सीखा और उनसे बात करने के बाद एक ताकत मिला जब उन्होंने कहा कि नहीं, हर आदमी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और व्यापार करे, ये तो ठीक है, लेकिन हर आदमी में समाज सेवा का कुछ भाव होना चाहिए। हर आदमी अपने कैरियर में जितनी भी ऊंचाई हासिल कर ले, समाज सेवा का संस्कार तो हम लोगों को गांव से मिलता है। और उसके कारण क्या है कि हर आदमी को अपने जीवन का कुछ हिस्सा, चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ लीजिए, आप गीता लीजिए, कुरान लीजिए, हर में ये है, हर में एक इस तरह का डायरेक्शन है, इस तरह का निर्देशन है कि आप जीवन में जो भी हासिल कीजिए उसमें ये मानिए कि अगर 100 रुपया आपने हासिल किया तो 20 रुपया समाज को दें हम। तो धर्म ग्रंथ भी बताता है हम लोगों को, और पारिवारिक माहौल और सेंट जोसेफ सर का वो संवाद आज भी जीवंत है मेरे यादों में। उस 1 घंटा का संवाद आज भी जीवंत है। और सर हमको अपार्ट कॉलेज में जब हम आ गए, जब भी मिलने जाते थे तो हमको कहते थे कहो समाज सेवी कैसे हो। तो एक वो घटना ये याद है और उनकी प्रेरणा से भी हम लोगों को ये मिला, चाहे हम लोग कारोबार कर रहे हों, लेकिन फिर भी एक भाव है कि ये अगर 100 रुपया में हमने ये लिया तो 20 रुपया समाज को देना है। क्योंकि इस समाज के बदौलत ही आप यहाँ हैं, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है। और मैं तो आपको बताता हूँ, कई मेरे प्रशासनिक मित्र हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के मित्र हैं
भारतीय पुलिस सेवा के मित्र हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के मित्र हैं, जिन्होंने बड़ी गुमनामी के साथ, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि 5 बच्चों की फीस वो साल का प्रत्येक साल भरते हैं। कोई हल्ला नहीं, कोई हंगामा नहीं, मतलब कोई ये विज्ञापन नहीं कि हम इन 5 बच्चों की फीस भरते हैं। और अब हर सेवा में लोग ऐसे हैं। मीडिया में हम कई मित्रों को जानते हैं, मीडिया में कई मित्रों को जानते हैं जो दिल्ली में हैं, लेकिन आज भी 2 बच्चे का फीस साल का वो भरते हैं। और मुझे लगता है कि अब ये समाज का सबसे खूबसूरत पहलू है कि हर आदमी अपनी नौकरी पेशा में रह कर के भी अपने बच्चों परिवार को देखने के बाद समाज के उन 2 बच्चों की भी मदद करना चाहता है जो उससे वंचित हैं, जो उसके लायक हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है। कई लोग हैं ऐसे, मतलब नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने भी जो मदद किया है, आज तक उन लोगों ने नहीं बताया। लेकिन जब भी हमको कुछ उस तरह के लोग मिलते हैं, उस तरह के बच्चे मिलते हैं, मैं जब क्षेत्र में जाता हूं तो कई लोगों को देखता हूं, जब उनसे उस बच्चे से बात करता हूं, उसके टैलेंट को देख करके मन होता है कि नहीं, ये बच्चा गांव से चल के किसी अच्छे संस्थान में जाएगा तो बेहतर करेगा। अभी कल हमारे एक मित्र कटिहार के समेली में एक ऐसे स्कूल की स्थापना कर रहे हैं हम लोग। कल उस पर एक बैठक की हम लोग कि जिसमें फीस नहीं लिया जाएगा, 1000 बच्चों का 1 रुपया का फीस नहीं लिया जाएगा। हम आपको कहेंगे कि साधमा जी, इन 2 बच्चों की फीस आप भरिए। 900 रुपया फीस तय किया है हम लोगों ने कि 900 रुपया, चूँकि आप समाज सेवा के माध्यम से अगर शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, तो उसका जो क्वालिटी है उस पर समझौता नहीं कर सकते। उस पर ऐसा नहीं है कि जो टीचर हैं हम लोगों ने किसी स्तर से उठा लिया, तो हम लोगों ने तय किया कि नहीं, हम लोग जो शिक्षक की गुणवत्ता है उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। चाहे साधमा जी से मदद में हमको 1100 रुपये लेना पड़े, लेकिन उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो अभी 1000 बच्चों का वो स्कूल बन रहा है और हमारे मित्र डॉक्टर शकील अहमद खान उसकी पहल कर रहे हैं। और हम लोगों ने हर आदमी को कहा है कि 1 क्लासरूम आप डोनेट कीजिए, अपने पिता के नाम पर, अपने माता के नाम पर, या जिनकी यादों को आप समझना चाहते हैं उन पर कीजिए। और ये पूरी व्यवस्था पारदर्शिता के साथ, और मैं आपको बता देता हूँ कि कल एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के मित्र ने कहा कि मैं 2 क्लासरूम दूंगा, एक माताजी के नाम पे, एक पिताजी के नाम पर। तो कई लोग हैं ऐसे। और मना आपने एक अच्छी बात कही थी कि अब सेल्फी का दौर है जी। समाज सेवा, आदमी 1 रुपया मदद कर रहा है तो 1 रुपया उस पर खर्चा कर रहा है कि साधमा जी के संज्ञान में जाए ये मामला कि मैं 1 रुपया समाज को दे रहा हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ साधमा जी कि आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग है जो इस बात को मानता है, जो हमारे धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि इस हाथ से उस हाथ को दे तो पता ना चले। अब बात करना चाहूँगी यहाँ पर प्रधानमंत्री की भावी योजना आयुष्मान भारत योजना के बारे में। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में, हमारे दर्शकों को बताएं। आयुष्मान भारत योजना जो है वो हेल्थ से जुड़ा एक योजना है और बहुत ही खूबसूरत योजना है। हम और आप सब लोग जानते हैं कि कई लोग अर्थाभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं। आयुष्मान भारत कार्ड का एक सेंटर है हर एक पंचायत में, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है और उस कार्ड से आप 5 लाख रुपए तक का इलाज पूरे देश में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, या वैसे हॉस्पिटल जो आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध हैं, कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो उससे संबद्ध हैं, वहाँ भी आप अपना इलाज 5 लाख रुपए तक का फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। आपको वो कार्ड देना है और जो आपका पंजीकरण है उसका पूरा रिकॉर्ड है वहाँ, और उस इलाज का सारा खर्च भारत सरकार उस योजना के से वहन करती है। ये कार्ड कहाँ बनवा सकते हैं? ये हर जो ग्राहक सेवा केंद्र है, आप खुद भी, मतलब हर जो ग्राहक सेवा केंद्र है वो हर जगह, हर पंचायत में अलॉट है, हर जगह अलॉट है, वहाँ बना सकते हैं।
जी हाँ, बेशक, यानी कि हम ये कार्ड बनवा सकते हैं और लगभग 5 लाख तक की मदद हमें मिल सकती है। और कई बार दर्शकों देखा भी गया है कि हम बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, कोई बीमारी हमें घेर लेती है तो हम परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी में हमारा घर भी सफ़र कर जाता है और बहुत से लोग इस बीमारी के कारण अपना बहुत कुछ खो भी देते हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि समय रहते हमें सतर्क हो जाना होगा। इसके लिए जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका हम लाभ लें, उनकी जानकारी लें और उस तक पूरा सीधा सीधा पहुंचने की कोशिश करें। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? मैं आपके माध्यम से खास करके युवाओं को, जो भी लोग समाज सेवा में आना चाहते हैं या राजनीति में आना चाहते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ ये है, मेरी अपनी मान्यता है और मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि पहले अपना कैरियर, जब आप सफल होते हैं तो आप किसी को मदद करने के मोड में होते हैं। आपके भाव से आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, पहले आपको उस लायक बनना होगा कि आप किसी की मदद कर सकें। और मेरी मान्यता है कि हर आदमी की नैतिक जिम्मेदारी पहला अपना परिवार है। आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आपके माता पिता, आपके बाल बच्चे उचित शिक्षा पाएँ, उनका उचित देखभाल हो, इसके बाद आप समाज को देख सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से युवाओं से, जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पहले अपना कैरियर बनाइए, चाहे जिस फील्ड में बनाना हो, आपको स्वरोजगार करना हो, चाहे जिस सेवा में जाना हो, वो तय कीजिए, पहले वहाँ सफल होइए। जो लोग कारोबार में हैं, जो रोज़गार में भी, उनको भी है। मैं कई ऐसे युवाओं को जानता हूँ कि रोज़गार भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी करना चाहते हैं और इसके कारण दोनों जगह फेल्योर हैं। पहले आप अपना एस्टेब्लिश्ड होइए, पहले अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी लीजिए, फिर समाज के लिए देखिए। और जब आप खुद एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, आप जब खुद संबल हो जाते हैं तो लोगों की ज़्यादा मदद कर सकते हैं आप। इसीलिए सबसे पहले अपना कैरियर बनाइए, खुद सफल होइए, फिर आप 5 लोगों की सफलता का कारण बन सकते हैं, 5 लोगों को सफल में मदद कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और बहुत ही खूबसूरत संदेश है आपका कि जब तक हम खुद सफल नहीं होंगे, औरों की सफलता में हमारा योगदान शून्य के बराबर होगा। जी हाँ दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिल में जज्बा तो होता है, लेकिन हम खुद उस लायक नहीं होते हैं, उस मुकाम पर नहीं होते हैं कि हम किसी और की मदद कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि पहले खुद सफलता हासिल करें और तब दूसरों की सफलता में अपना योगदान ज़रूरी दें। और सफलता पाने के बाद दिल में जज्बा भी रखें कि हम समाज सेवा ज़रूर कर सकते हैं, जैसा कि ये जज्बा था हमारे आज के मेहमान का। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत बातें आपने हमारे साथ साझा की। तहे दिल से आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान जिनसे हमने बहुत सारी बातें की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। तो अपने विचार, अपने फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएं। उसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।